अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देख रहे हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था और जन स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणाली उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से तबाह और बर्बाद है। हमारे 55 संवाददाताओं की टीम उत्तर प्रदेश के गांवों का जब भ्रमण कर रही है तो उत्तर प्रदेश के ग्रामीण स्वास्थ्य की जो प्रणाली है, जिसे हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर कहते हैं, दूसरा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कहते हैं, उनकी हालत इतनी खराब है कि वहां पर या तो नशेड़ी बैठे हैं या फिर उसको नरक में तब्दील कर दिया गया है या अस्पताल खंडहर में तब्दील हो गए हैं, या अगर कुछ बचे भी हैं तो वहां ना तो डॉक्टर है, ना कोई कंपाउंडर है, ना कोई दवाएं हैं, ना कोई इलाज। क्लास 3 के एम्प्लॉई, वो भी कॉन्ट्रैक्ट वाले, वहां 1 या 2 व्यक्ति हमें सिर्फ मिल रहा है। यह है उत्तर प्रदेश में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की अधिकांश की यह स्थिति। और मैं पूरी चुनौती, दावे और प्रामाणिकता के साथ कहता हूं कि आप लोग गांव की तरफ जाइए, ब्लॉक्स में बने हुए प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स देखिए, आपको रोना आ जाएगा। गांव के लोगों के पास बीमार होने के बाद सिवाय झोला छाप डॉक्टरों के हाथों लूटने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। मैं इससे एक हाथ आगे बढ़कर यह बात कहना चाहता हूं और सरकार से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि आप उत्तर प्रदेश में कम से कम 50%, ज्यादा नहीं, सिर्फ 50% पीएचसी और सीएचसी का ऑडिट करा लीजिए। बहनों भाइयों, तस्वीर जो आपके समक्ष आएगी, आप हैरान हो जाएंगे, स्तब्ध हो जाएंगे कि गांव में सरकारी अस्पताल की प्रणाली लगभग खत्म हो चुकी है। दशकों से जिस व्यवस्था को मजबूत करके रखा गया, आज जब कोरोना की दूसरी लहर ने गांव, ग्रामीण, मजरा और पुरवा में हमला किया, तो आज इन गांवों को बचाने के लिए न तो अस्पताल हैं, न दवाएं हैं और न हमारे पास स्वास्थ्य सुरक्षा की प्रणाली। अधिकांश पीएचसी और सीएचसी की हालत इतनी दयनीय है कि उनकी तस्वीरें देखकर आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मलबा भरा हुआ है, कचरा भरा हुआ है, अस्पताल में बैठने को जगह तक नहीं है, जानवरों ने कब्जा करके रखा हुआ है। कई जगह तो ऐसे हालात खराब हुए कि बिल्डिंग की बिल्डिंग ढही हुई है। इस हालात में जब हमको गांव के पीएचसी और सीएचसी को समृद्ध करना था, उच्चीकृत करना था, उसको बेहतर बनाना था, हमने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। उसका नतीजा यह रहा कि बड़ी तादाद में लोग मारे गए, बड़ी तादाद में हमारे गांव के लोगों की हालत खराब हो गई। अगर वो बीमार पड़े हैं तो उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है कि वो कहां पर इलाज कराएं। गांव में हालत इतनी खराब है बहनों भाइयों कि लोगों के घर बिक रहे हैं, खेत और जेवर बिक रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में झोला छाप डॉक्टरों के यहां इलाज इतना महंगा है कोरोना का कि कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं है। जर्जर इमारतें, डॉक्टर तो छोड़ दीजिए, कंपाउंडर तक नसीब नहीं है गांव के लोगों को। ऐसी हालत में गांव गरीब कैसे बचेगा, हमें इस पर चिंता करनी चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि किस प्रकार की स्थितियां गांव के लोगों के समक्ष विद्यमान हैं। पीएचसी का ये दृश्य, ये देखिए, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो चल रहे हैं, ये बताने के लिए पर्याप्त है कि उत्तर प्रदेश में हमारे प्राइमरी और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स लगभग खराब हो चुके हैं। मैं सिर्फ कहता हूं 50% का ऑडिट करा लीजिए, सच्चाई और तस्वीर आपके सामने जो होगी, आप चौंक जाएंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह दावा किया था और यह वायदा किया था कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के मरीजों का फ्री ट्रीटमेंट होगा। कहा था ना, आप सबको याद होगा। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार यह बताने की स्थिति में है कि उसने कितने पैसे गरीबों को या फिर अस्पतालों को रिम्बर्स किए जिन्होंने फ्री इलाज किए? क्या इसका कोई डेटा उत्तर प्रदेश की सरकार उपलब्ध कराएगी? अब तक नहीं कराया गया है। अगर किसी का फ्री ट्रीटमेंट किया गया है तो अस्पताल को पैसा सरकार ने दिया होगा, तो वो पैसा और वो आंकड़ा सार्वजनिक कर दिया जाए और बता दिया जाए कि इतने पैसे हमने गरीबों के इलाज के लिए कोरोना के नाम पर प्राइवेट हॉस्पिटल को रिम्बर्स किए हैं। बहनों भाइयों, ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई रिम्बर्समेंट हुआ ही नहीं है। शासनादेशों में ऐसा कोई प्रावधान और ना ऐसा कोई रिम्बर्समेंट हुआ है। कोरोना का इलाज इतना महंगा है कि हमारी माताओं बहनों के जेवर बिक जा रहे हैं, गांव में लोगों के खेत बिक गए हैं, घर बिक गए हैं। अंतिम यात्रा के लिए, शव जलाने के लिए लोगों के पास पैसे तक कम पड़ गए इसी उत्तर प्रदेश के भीतर। यह मसले मैं इसलिए उठा रहा हूं ताकि गरीब आम जनता को कुछ राहत मिल सके, गरीबों को कुछ मिल सके। देख रहे हैं पीएचसी की हालत, जानवर घूम रहे हैं। यह तस्वीर बताने को पर्याप्त है कि उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में खुद उनको इलाज की जरूरत है, खुद आईसीयू के लायक हैं अस्पताल।
वहां इंसान नहीं जानवर रह रहे हैं। देखिए आपके सामने तस्वीर भी आ गई है। मैं सिर्फ इसलिए कहना चाहता हूं कि अगर गांव गरीब के लोगों को 4 पैसे मिलेंगे, उनका इलाज फ्री होगा, तो उनका जीवन बचेगा, उनकी घर संपत्ति तो बचेगी। जनहानि तो हो रही है, धन और उनके समृद्धि की हानि तो ना हो। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार यह बता सकती है कि उसने कितने पैसे रिम्बर्स किए कोरोना में गरीबों के इलाज के नाम पर? प्राइवेट हॉस्पिटल्स को एक भी नहीं किया होगा। अगर किया है तो वो दिखाया जाए। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है कि जब स्थितियां बिगड़ गई कोरोना के बाद, ब्लैक फंगस का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, सरकार के पास महामारी एक्ट लागू है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 लागू है और सरकार के पास इसमें असीमित अधिकार हैं, तब फाइनेंशियल रूल्स को फॉलो करते हुए ब्लैक फंगस के इंजेक्शन प्रिक्योर क्यों नहीं किए गए वक्त रहते? यह गंभीर चिंता का विषय है। ब्लैक फंगस के मामले मई के पहले सप्ताह से आने शुरू हो गए थे। जब ऐसी आहट थी तो पहले से प्रिक्योर करके क्यों नहीं रखें कि आज ब्लैक फंगस के इंजेक्शन के अभाव में लोग मर रहे हैं, आप उनको इंजेक्शन तक उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। इससे बड़ी विपदा और समस्या क्या हो सकती है कि इस उत्तर प्रदेश में लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प कर मरे, लाल पीली गोली के लिए तड़प कर मरे, इंजेक्शन अस्पताल में भर्ती होने के लिए मरे, और अब ब्लैक फंगस से मर रहे हैं क्योंकि इंजेक्शन की उपलब्धता नहीं है। ये स्थितियां बहुत चौंकाने वाली हैं और ये बताती हैं कि सरकार ने तैयारियों के नाम पर उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ बहुत ही घातक जानलेवा मजाक किया। मैं फिर कहता हूं कि गांव ग्रामीण में असंख्य मौतें हुई हैं, घर के घर बर्बाद हुए हैं, परिवार तबाह हुए हैं, लोगों के घरों के कमाऊ सदस्यों की मृत्यु हुई है, उनका आगे का जीवन, लालन पालन, शिक्षा, अब उनका जीवन अंधकार में है। हमें इस पर कुछ ठोस कार्य योजना उत्तर प्रदेश की सरकार को तत्काल बनानी चाहिए, क्योंकि गांव गरीब का जीवन जिस तरह बिखरा है इस कोरोना में, वो हृदय विदारक है। ऐसी तस्वीरें आती हैं, इस तरह का विलाप आता है सुनकर कि बड़े से मजबूत कलेजे वाले व्यक्ति का मन भी कांप उठेगा। परिवार के परिवार जिस तरह तबाह हुए हैं, वो स्थितियां बड़ी विचलित करती हैं, हमें बेचैन करती हैं और बताती हैं कि इस समस्या ने गांव में असीमित तबाही फैलाई है। हम कब इन मामलों को समझेंगे और इस पर सरकारें काम करेंगी, ये बेहद चिंता का विषय है। तो गांव ग्रामीण की हालत कैसे हुई? कोरोना के इस काल में कुछ ऐसे भी शख्सियत हैं बहनों भाइयों, जिन्होंने सरकार से परे जाकर, सरकार का इंतजार किए बिना, सरकार की निर्भरता को छोड़ते हुए समाज की इस प्रकार सेवा की कि वो समाज के एक नए नायक बनकर उभरे। अपने रिसोर्सेज से, अपनी अर्जित की हुई संपत्ति से, अपनी टैक्स चुकाई हुई संपत्ति से इस प्रदेश में लोगों की जबरदस्त सहायता करने वाले नायकों की एक बड़ी श्रेणी है। और मैं मानता हूं कि सरकारें जब नाकाम थी तो समाज के इन नए नायकों ने कमान संभाली और लोगों को बचाया, हजारों जिंदगी बचाई, लोगों तक मदद पहुंचाई। यह काम जो हमारे नए समाज के नायक कर रहे हैं, यह काम दरअसल उनका नहीं था, यह काम सरकारों का था। लोगों की जिम्मेदारी सरकारों की थी। सरकार जब मिसिंग थी तब ये नए नायक उभर कर सामने आए, लोगों के दुख दर्द को बांटा। तो ऐसे ही एक नायक को हमने आज आमंत्रित किया हुआ है और ये बहुत ही अजीमोशान शख्सियत हैं। हिंदुस्तान इनका फैन है, लोग इनसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं और ये भी लोगों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। इसका इजहार भी इन्होंने किया। अपनी अर्जित की हुए टैक्स की संपत्ति में इन्होंने पैसे खर्च करके हजारों लोगों की जान बचाई और आप उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, घर घर उनका नाम है। भारत के धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस मौके पर हम सबका के बारे में बताया। डॉक्टर सूर्यकांत जी, आपने बात सुनी होगी जी, ये कवि की पीड़ा है जी, और ये पीड़ा बहुत ही अफसोस वाली है। वो बेबसी भी है, वो लाचारगी भी है, लोगों की मदद भी करना चाहते हैं, नहीं भी कर पा रहे हैं, और किन तकलीफ़ों के बीच लोग गुजरे, कैसे भयावह अनुभव हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ब्रजेश जी। आप देखिए, दोनों सरस्वती के पुत्र हैं, वो तो कवि हैं, प्रकट कर लेते हैं। आप पत्रकार हैं, आपका काम ही है प्रकट करना। हम चिकित्सकों से पूछिए कि जब प्रोफेशन ज्वाइन किया था तो शपथ ली थी कि रोगी की आखिरी क्षण तक सेवा करेंगे, उसको मौत के मुंह से निकालेंगे और उसको पूरा प्रयास करेंगे जीवित रखने का।
लेकिन आपने उस दिन देखा होगा डॉक्टर सैनी को, जो हमारे आईएमए के एक्स जनरल सेक्रेटरी हैं, ही वाज क्राइंग। क्या पीड़ा थी उनकी, क्या बेबसी थी। पहली बार शायद चिकित्सा के प्रोफेशन के लोगों ने भी बेबसी को महसूस किया है। उनको छटपटाहट हुई है कि डॉक्टर हम हैं, स्किल हमारी यहां है, आला हमारा यहां है, लेकिन सामने मरीज लेटा है, अब हम क्या करें। यह पीड़ा वाकई में बहुत दर्दनाक पीड़ा होती है कि जब आप असहज होते हैं, जब असहाय होते हैं, आप कुछ करने की स्थिति में नहीं होते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा एक प्रश्न है। डॉक्टर कुमार विश्वास बहुत बड़े कवि हैं जी, और देखिए उन्होंने जैसे नाम में विश्वास लगा है, वैसे ही पूरे देश में विश्वसनीयता के साथ विश्वास अर्जित किया है और उस विश्वास को आज कायम कर दिया है उन्होंने अपने को मानवता से जोड़कर, मानवता की सेवा की जोड़कर। डॉक्टर साहब, अगर कुमार विश्वास जी तक आप पहुंचा दें मेरी बात, तो मैं ये कहूंगा जी कि जो आपका दवा का खर्चा शायद 500-600 रुपए आ रहा होगा, और अभी बात की उन्होंने कि बिना जांच के वो काम कर रहे हैं, पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर से ही काम कर रहे हैं। वो आपके ही बताए हुए पर्चे। तो जो हमारा फॉर्मूला है उसको लागू करें, वो 50-60 रुपए की दवा रह जाएगी, उनका थोड़ा खर्चा कम हो जाएगा। अभी 350 सेंटर चला रहे हैं, हो सकता है कि वो 3,500 मैं निश्चित इस डिबेट के फौरन बाद आपकी बात उन तक जरूर पहुंचाऊंगा। जो मेरा पर्चा है वो मैंने और मैं भेजता हूं उनके पास, भेजिए। एक बहुत पैनिक है और तीसरी वेव को लेकर लोग काफी डरे हुए हैं जी। विशेष तौर पर पेरेंट्स डरे हुए हैं क्योंकि बच्चों की बात आ रही है इस थर्ड वेव में, तो डिप्रेस हैं तमाम लोग। आप ऐसे लोगों के लिए क्या जानकारी देना चाहते हैं और उन्हें क्या बताना चाहते हैं? देखिए ब्रजेश जी, हम बिल्कुल तीसरी वेव को लेकर बिल्कुल नहीं डरे हुए हैं, और जो डरे हुए हैं, मुझे 1 मिनट सुन लें, ये डर मैं निकाल देता हूं 1 मिनट के अंदर। पहली वेव जब आई तब हमें ज्ञान नहीं था कोरोना का, क्योंकि कोरोना हमारे मेडिकल कॉलेज में नहीं पढ़ाया गया। जब हमने शिक्षा ग्रहण की, चिकित्सा की, हमने सब सीखा। 15 महीने में काफ़ी कुछ सीख लिया है, काफ़ी कुछ कोरोना को समझ लिया है, कोरोना हमें समझने की कोशिश कर रहा है, हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे व्यू रचना रची जाती है कि कोई चक्रव्यूह बनाता है, कोई फलाना व्यू बनाता है, वो बना रहा है, हम उसके खिलाफ बना रहे हैं। ये लड़ाई जारी है। और दूसरी बात, दूसरी वेव जब आई तो अनअपेक्षित आई, बहुत ज़्यादा प्रभाव में आई। शायद कुछ लोगों को उम्मीद थी, एक्सपर्ट ने चेताया भी था, अभी डॉक्टर कुमार विश्वास जैसा बता रहे थे, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि इतने तूफान के रूप में आएगी। वो आएगी। फिर भी नुकसान जान माल का बहुत हुआ। मैं आपको बता दूं कि जितनी मृत्यु कोविड-1 में यानी 2020 में, अर्थात कोविड की पहली वेव में 14 महीने में हुई, उतनी मृत्यु कोविड-2 में सिर्फ 3 महीने में हो गई। माय गॉड, 14 महीने वर्सेस 3 मंथ्स। आप सोच सकते हैं कि मॉर्टलिटी कितनी ज़्यादा हुई है। और ये तो वो मॉर्टलिटी है जो कुमार विश्वास ने कहा कि जो अनरिकॉर्डेड है वो तो अलग है, ये रिकॉर्डेड वाली मैं बता रहा हूँ। आज मैंने डेटा कंपैरिजन किया, मुझे एक लेक्चर देना था डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट वेव एंड सेकेंड वेव। मुझे मालूम नहीं था कि शाम को थर्ड वेव की भी चर्चा हो जाएगी जी। मैं सेकेंड वेव की मैंने एनालिसिस की, दोनों की बहुत बढ़िया टेबल चार्ट डेवलप की है, किसी दिन अलग डिस्कस करेंगे। दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया है और बहुत मेरे ख्याल से लोगों को पसंद आया होगा आज जो मैंने बोला है। और मैं आपको बताऊं कि तीसरी वेव में जनता भी जागृत हो चुकी है। आपने इतना जागृत कर दिया है और लोग, मैं आपको खासतौर पे बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ें लाया हूं, मैं अभी बताता हूं जी। प्लीज, बच्चे बिल्कुल मस्त हो जाएं। अरे थोड़ा बहुत मम्मी को परेशान कर लेना, लेकिन खुद परेशान मत होना, एकदम मस्त हो जाओ। अभी बताता हूं क्या करना है बच्चों को। तो थर्ड वेव अभी तो देखिए 3 महीना, कम से कम मिनिमम 3 मंथ्स बाकी हैं। हमारा टीकाकरण भी थोड़ा बढ़ेगा ऐसा हमको लग रहा है, और जो हमारी तैयारी है वो भी बढ़ी है। अब तो ऑक्सीजन भी काफ़ी कुछ दिखने लगी है, तो सरकार भी जागरूक। और मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर कुमार विश्वास ने आज जो एक अपने कामों का लेखा जोखा दिया है, और अच्छा है। मैं तो भारत समाचार और आपको दोनों को धन्यवाद देता हूं कि ऐसा हर डिबेट में ऐसे लोगों का 5-10 मिनट 15 मिनट आप दीजिए, जिससे कि समाज के और लोग भी जागृत हों और सामने आएँ और थर्ड वेव के लिए तैयारी अभी से रखें, अभी से पैकेट बना लें। क्या दिक्कत है? तो थर्ड वेव से डरने की जरूरत नहीं है। हमारी आज की जो स्थिति है 3 महीने बाद हर दृष्टि से सुधरेगी, बशर्ते हम मास्क लगाते रहें, हम हाथ धोते रहें और हम 2 गज की दूरी बनाते रहें। नंबर 1 बात, जिसको कहते हैं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, ये बनाते रहें। और नंबर दूसरी बात, टीकाकरण का जहां मौका मिले टीका हम लगवाते रहें। तो एक तरफ हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाएंगे, हम अपना प्रोटेक्शन, पर्सनल प्रोटेक्शन कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर से बनाए रखेंगे। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है
कि हम मानसिक रूप से मजबूत हो जाएंगे। और 3 महीने का समय बहुत होता है। फिजिकल इम्यूनिटी वाली चीज़ें जो एक बार मैंने बताई थी वो भी अगर कर लेंगे तो फिजिकल इम्यूनिटी, मेंटल इम्यूनिटी, स्पिरिचुअल इम्यूनिटी और लोकल लंग की इम्यूनिटी, ये चारों इम्यूनिटी अगर हमने 3 महीने में मजबूत कर ली, जिसको मैं फिर किसी दिन बता दूंगा आवश्यकता पड़ने पर कि चारों इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाती हैं, तो थर्ड वेव का मुकाबला हम करने। और एक मैं अभी से गारंटी देता हूं कि थर्ड वेव इतनी भयानक नहीं होगी जितनी सेकेंड वेव गुजरी है। एक बात। अब आता हूं मैं बच्चों पे। मैं 15 दिन से सुन रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आती है कि क्या कोविड की जो ABCD होती है, क्या वो लोग पढ़ते नहीं हैं क्या? मैं आपको बताऊं कोरोना कैसे फैलता है, कैसा अपना फैलाव करता है शरीर में। तो एक ACE2 रिसेप्टर होता है। ये ACE2 रिसेप्टर जो हमारी कोशिकाओं में बाहरी सरफेस पे होता है, उससे जाके चिपक के कोरोना अंदर एंट्री लेता है। कि दोस्त उसी तरह जैसे पुराने युद्धों में जो किला हुआ करता था, किले में से कोई एक घुसपैठ जो भेदिया मिल जाता था, वो भेदिया जो है वो दरवाजा खोल देता था पीछे का और कहता था भैया घुस जाओ, किले में घुस जाओ और आक्रमण कर दो। पुरानी रणनीति यही हुआ करती थी। यही रणनीति कोरोना ने अपनाई हुई है। वो सेल के सरफेस से ACE2 रिसेप्टर से मिलके और अंदर प्रवेश करता है। भाई साहब, दुनिया के एक्सपर्ट लोगों, जो रोज मीडिया में 15 दिन से चल रहा हूं, मेरे कान पक गए हैं। बच्चों में ACE2 रिसेप्टर या तो होते ही नहीं है या बहुत कम होते हैं। वाह भाई, उनको डेवलप होने में 18 साल लगते हैं। कहां से भाई, जब ACE2 रिसेप्टर बच्चों में नहीं है। और इसीलिए आप देख लीजिए, जब बच्चे कोविड पहली वेव में नहीं इतने ज्यादा प्रभावित हुए, कोविड 2 में, तो तीसरी वेव में क्या कोरोना कोई ACE2 रिसेप्टर की जगह दूसरे रिसेप्टर से घुसने लगेगा? भैया ऐसा तो चमत्कार हो जाएगा। नहीं, पर डॉक्टर गुलेरिया और VK पॉल ये सब बता रहे थे कि जो नया वेरिएंट है वो बच्चों को प्रभावित कर सकता है। नहीं, देखिए इस समय मालूम आपको शरीर, मैं उन दोनों की मेरिट पे नहीं जाना चाहता, कोई सवाल पूछ रहा नहीं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं, सबकी अपनी अपनी ज्ञान है। मैं तो जो छोटा ज्ञान है मेरे पास, मैं बखान कर रहा हूं और मैं तर्क के साथ बात कर रहा हूं। तर्क ये है, देखो डॉक्टर साहब, आपको हिंदी में बता दूं कि आप सबसे बड़े डॉक्टर हो कोरोना के उत्तर प्रदेश के। आपको लोग सुनते हैं, आपकी बात फॉलो करते हैं, तो आप बताइए। तो बच्चों सुनिए और आज ही जो है वो पास्ता बना के मम्मी से खाइए। आज की इम्यूनिटी का हमने फ्री किया आपको। ठीक है, पास्ता खाया जाए। पास्ता खाया जाए। ओके, बीरेन जी आ गए हैं। बीरेन जी, आपने अपनी वाइफ मैडम को फोन कर दिया, बच्चों के लिए पास्ता बन रहा है। आज पक्का बीरेन जी आज पास्ता बनेगा बच्चों को। ऑलराइट भाई। बीरेन जी, अभी आपने डॉक्टर कुमार विश्वास की बात सुनी, आपके भी बहुत अच्छे मित्र हैं, और डॉक्टर सूर्यकांत जी की बात सुनी। इन्होंने तीसरे वेव को लेकर जो पैनिक और डिप्रेशन था, इसको काफ़ी हद तक पास्ते से कम किया है और बताया है कि उतना इम्पैक्टफुल नहीं होगा जितना कि सेकेंड वेव रही है। ये आज आपने गाँवों की तस्वीर दिखाई है सरकारी अस्पतालों की, क्या है इसमें? देखिए, आज एक अभियान था कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जिलों में, उनकी दशा और दिशा कैसी है, उनकी हालत कैसी है, ये उत्तर प्रदेश के लोग देखें। संवाददाताओं ने देखा, कहीं भूसैला, कहीं तबेला, कहीं गाय बंधी है, कहीं गोबर पथ रहा है और कहीं बिल्डिंग गिर रही है, जर्जर है, कहीं डॉक्टर महीनों से नहीं आया है, कहीं कोई इंतजाम नहीं। करोड़ों अरबों रुपए इन इंफ्रास्ट्रक्चरों पर सरकारों ने खर्च किए थे, लेकिन इनका उपयोग नहीं हुआ। आज जब आंधी आई, महामारी आई, तूफान आया, लोग मर गए, ये बिल्डिंगें जर्जर बनी खड़ी रहीं, कोई उपयोग इनका हो नहीं पाया। बहुत सारे भवन ऐसे रहे। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जिस सरकार के कार्यकाल में जिसकी असफलताओं से हजारों लाखों लोग मर गए, उसको अपनी तारीफ के सिवा कुछ दूसरा सुझाई नहीं देता। उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने आज मौतों के आंकड़ों की खातिर रामनामी तक लोगों के ऊपर से खिंचवा ली, लेकिन भाई जो आपका सरकारी आंकड़ा है उसके तुलना में ग्राम पंचायतों से, नगर निगमों से जो सर्टिफिकेट बन रहे हैं मौतों के, उनमें 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना तक का अंतर क्यों है? ये सब राजनीतिक बातें कुमार विश्वास नहीं कह सकते थे, किसी को सीधे ब्लेम नहीं करते थे, वो अपनी पीड़ा बता रहे थे और हम लोगों ने सुना। ईश्वर ने उनको सक्षम बनाया है, देश दुनिया में उनका नाम बनाया है, उनके आह्वान पर लाखों लोग जुट जाते हैं। कुमार विश्वास इस देश के सबसे बड़े कवि हैं, करोड़ों करोड़ लोग उनकी बात को सुनते हैं, उनकी कविताओं से प्रभावित हैं। लेकिन जीवन की जितनी सच्चाई आज उस व्यक्ति ने बताई, सरकार के मंत्री और सरकार के अफसर उस पर कुछ अमल करते तो एक एक गांव में हजारों हजार लोगों को मदद होती। लेकिन इस सरकार के अहंकार ने उनके मंत्रियों को भी विवश कर दिया। वो अफसरों के आगे बौने हो गए और चाह कर भी लोगों की मदद नहीं कर पाए,
क्योंकि कोरोना काल में कोई घर से निकल नहीं सकता था, संचार माध्यम से ही वो जो कर सकता था, और ऐसे में अफसरों ने उनके फ़ोन नहीं उठाए। तो ये तमाम कार्यकर्ता, विधायक, सांसद के परिवार के लोग मरे हैं। तमाम कार्यकर्ताओं को जिनको कुछ नहीं मिला, उनको अगर ये इलाज दे देते 4 साल में, तो कम से कम अगले चुनाव में कहते कि भैया हमारा बेटा या हमारी माँ, हमारी पत्नी बीमार थी, हमने फ़ोन किया, हमें बेड मिल गया था, उनकी वजह से आज हमारे बच्चों का पर जीवन आपने बच सुना गया। डॉक्टर कुमार विश्वास ने कहा कि जनता चुनाव में ये सब बात भूल जाएगी। हाँ, भूल तो जाएगी, उसमें कोई गलत नहीं कहा उन्होंने, बहुत शानदार बात कही। क्योंकि भाई जब हम बेरोजगारी भूल सकते हैं, जब हम भुखमरी भूल सकते हैं, महामारी भूल सकते हैं, वोट के खातिर इस दुनिया में लोग अपने माँ बाप के आदेश को भूल जाते हैं, पैसा, दारू, मुर्गा, तमाम चीज़ें। तो हम तो अवसरवादी लोग हैं इस समाज में, है ना। जहाँ कहते हैं कि जहाँ माल बटे वहाँ टूट पड़ो, जहाँ मार पड़े वहाँ भाग चलो। हिंदुस्तानी तो इसमें एक्सपर्ट हैं। जहाँ मुफ्त के मिले वहाँ टूट पड़ो। तो ये तो आप 4 महीने बाद भूल गए लोग। पहली लहर में जब हजार किलोमीटर पैदल चल के आए थे, साइकिल चला कर आए थे, कट गए, मर गए, चप्पलें टूट गई। लोग, आपने भी कई बोरा चप्पल बंटवाई थी शहीद पथ पर, लोगों के पैरों में छाले पड़ गए थे, था ही नहीं कुछ, लेकिन भूल गए। और ठीक है भाई, अब राजनीति में जो जीतता है उसी की बात सही है। लेकिन आज जरूरत इस बात की कि सरकार गांवों में जिनके घर में ना कोई रोजगार का साधन है, ना आमदनी का, जिनके पास खाली खेती थी या खेती भी नहीं बहुत लोगों के पास, उनके बच्चे कैसे जिएंगे, उनको कुछ मदद पहुंचाने की जरूरत है। हम लोग कितना झकझोरे टीवी पे संवेदनाओं के माध्यम से दिखाएं। ये मंच बहुत बड़ा है, और कुमार विश्वास जैसे लोग और हमारे डॉक्टर त्रिपाठी जी बैठे हैं, इनको तो आज उत्तर प्रदेश में लोग इसलिए सुनते हैं कि भैया सरकार से ना मदद मिले तो इनकी दवा से जो सस्ती है। डॉक्टर सूर्यकांत उत्तर प्रदेश में आज सबसे सस्ते डॉक्टर जो दवा उपलब्ध कराने वाले कहे जा सकते हैं, और अचूक नुस्खे हैं इनके। पर कहाँ, सरकार तो इनको पूछती भी नहीं। भाई हमने कहा ना कि अब जो लोकप्रिय है सरकार को उससे खतरा भी होता है। डॉक्टर साहब तो गरीबों के, गांवों के, इंसानियत के असली डॉक्टर हैं। भाई 2 रुपए की गोली में जो इलाज कर देगा, तो बड़े बड़े नर्सिंग होम जो लाखों लाख बिल वसूलेंगे कैसे। और इनके साथी इनसे बहुत नाराज हैं जो प्राइवेट अस्पताल खोले हैं। नहीं, डॉक्टर साहब तो देखिए कह रहे कि तुम 50 रुपये में दवाई कर रहे हो और यहाँ 500 करोड़ का अस्पताल खोल के बैठे हैं। जो सच्चाई है वो डॉक्टर साहब ने बताई। और इस कोरोना काल की एक बहुत बड़ी खोज भी है डॉक्टर सूर्यकांत। इसको आने वाली पीढ़ियां और आने वाला वक्त याद रखेगा कि इस प्रदेश में एक ऐसा डॉक्टर था जो लोगों के घर घर पहुंचकर इलाज तो नहीं कर पाया, लेकिन उनके घर में संचार माध्यमों के द्वारा, टीवी के द्वारा, मोबाइल के द्वारा उसके बताए गए नुस्खे, उनके बताए गए प्रिस्क्रिप्शन, दवाएं वो इतनी अचूक थी कि लाखों करोड़ों जान बची। यहाँ तो ना ऑक्सीजन बच रहा था, ना बेड बच रहा था। आज बहुत सारी चीज़ें हम लोग आने वाले वक्त में ये भी भूल जाएंगे कि हमारे लोग, रिश्तेदार सड़क पर मर गए, एम्बुलेंस में मर गए, वहाँ वैन में मर गए, हम उनको इलाज नहीं दे पाए। पीड़ा होती है। बहुत लोगों के पास पैसा नहीं था, बहुत लोग तो एम्बुलेंस का इंतजार करते रहे, गाँव में पेड़ की छाँव में नीचे पड़े रहे, वहीं मर गए। वहाँ अस्पताल जाने की नौबतें नहीं, पता नहीं एडमिट होते कि ना होते। शहरों में लोगों के पास सोर्स है, पैसा भी है, कुछ जुगाड़ हो जाता है, लोग एडमिशन करा लेते हैं। गांव के आदमी के पास ना कोई सिफारिश है, ना पैसा है, वो पीएचसी में एडमिट हो जाए बहुत बड़ी बात है। सीएचसी और जिला अस्पताल तो दूर की चीज़ है, और अगर प्राइवेट में गया तो खेत बाड़ी सब बिक जाए, और जब तक निचोड़ नहीं लेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, चाहे महीनों लग जाए। तो दुनिया में जहाँ लोगों के दुखों पर व्यापार करने वाले नर्सिंग होमों ने करोड़ों अरबों बनाए हैं, वहीं लोगों की दुआओं से डॉक्टर सूर्यकांत जैसे सितारे चमक रहे हैं, और ये चमकते जाएंगे। करोड़ों करोड़ लोगों की दुआएं उनके साथ हैं। पर सरकार तो कह रही थी हम सबका फ्री ट्रीटमेंट कराएंगे, लेकिन आज तक वो डेटा नहीं दिया कि कितने प्राइवेट अस्पतालों को रिम्बर्स किया है पैसा। दवा जो न दे पाए, पैरासीटामॉल न गांव पहुंचा पाए, फ्री ट्रीटमेंट तो सब बात की बातें हैं।
देखिए, बीजेपी की सरकार फ्री में किसी को कुछ देगी नहीं। फ्री में आपको वोट देना हो तो इनको दे दो। ये कल्याणकारी तो बातें बहुत करते हैं, लेकिन आप इनके किसी मंत्री को दाता धर्मी देखा आपने? किसी विधायक ने किसी गांव में जाके जिनके बाप मर गया, जिनकी माँ मर गई, जिनके बच्चे अनाथ हैं, किसी 10-5 हज़ार की आर्थिक मदद करते आपने देखा कहीं टीवी पे, समाचार पत्रों में? कहाँ से आप उम्मीद करते हैं? ये पैसा चुनाव के लिए बचा के रख रहे हैं, आगे भी इनको बहुत बड़े बड़े चुनाव लड़ने हैं और जी बहुत सारी बातें वो कहीं नहीं जाएंगी है ना। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में विपक्ष को बीजेपी के लोग गाली देते हैं। उनको वो दिन भी याद होगा जब अखिलेश यादव की सरकार में जनता दर्शन में 50-50 लाख 2-2 करोड़ रुपए से लोगों की मदद की जाती थी। गरीबों की, विकलांगों की, जिनके बच्चों की शादी नहीं होती, तुरंत मदद जनता दर्शन में 1,50,000, 2 लाख, 3 लाख बीमारी इलाज की जाती थी। ऐसे भी मुख्यमंत्री इस प्रदेश में रहे हैं, उसका भी अनुसरण किया जा सकता है। अगर करोड़ 2 करोड़ खजाने से एक दिन में बढ़ जाता है गरीबों में, तो उससे किसी का भले तो हो रहा है। बहुत सारे कल्याण सिंह थे, वो भी करोड़ों रुपया बांटते थे। राजनाथ सिंह थे, वो भी बांटते थे जनता दर्शन लगाकर। अब उस तरह की सरकारें प्रयोग ही नहीं करती। बहरहाल जो सरकार चाहती है उसके मुताबिक तो ना हम आप बोल सकते हैं, ना हम आप नजर आ सकते हैं। एक साहित्यकार ने लिखा है, इसी पर आज 4 लाइन पेश करूंगा जी, कि अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाए कैसे, और तेरी मर्जी के मुताबिक हम नजर आए कैसे। और घर सजाने का तस्वुर तो बहुत बात का है, पहले यह तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। और फूल से रंग जुदा होना कोई खेल नहीं, अपनी मिट्टी को कहीं छोड़ के जाए कैसे। और जिसने लगातार किया हो नजरअंदाज यारो, उसे कुछ याद दिलाएं तो फिर दिलाएं कैसे। मेरी दिली ख्वाहिश है कि एक दिन आपको और डॉक्टर कुमार विश्वास को दोनों का शास्त्रार्थ हो जाए। जी बहुत सही हैं? क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी। डॉक्टर साहब, ये ब्लैक फंगस को लेकर स्थितियां फिर बहुत खराब हो रही हैं जी। और जो इंजेक्शन है वो मिल नहीं रहा है जी। तो आप कुछ क्यों नहीं खोज करते कि कुछ लोगों को बेहतर इलाज सस्ता सुलभ मिले ताकि जीवन तो बचे, क्योंकि इंजेक्शन तो मिल नहीं रहा है। देखिए, ऐसा है कि इंजेक्शन पॉपुलर ज़्यादा हो गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी दवा नहीं है। पोसाकोनाजोल दूसरी दवा है। फिर से नाम लीजिए प्लीज। पोसाकोनाजोल, POSACONAZOLE। ओके, ये पोसाकोनाजोल दवा है। ये एक बेहतर विकल्प है। इंजेक्शन बहुत लंबे समय तक लगता है। और सबसे पहले मैं बताऊं कि पहला विकल्प एक्चुअली सर्जरी का होना चाहिए। क्योंकि देखिए क्या करता है फंगस उसी तरह अटैक करता है जैसे दीमक हमारे फर्नीचर पे करती है। मैं ऐसे उदाहरण देके समझाता हूं सबको समझ में आ जाए। जब दीमक देखिए फंगस पे अटैक करता है तो आप कारपेंटर को बुलाते हैं, बढ़ई को बुलवाते हैं और कहते हैं भैया हमारा दीमक खा गई फर्नीचर। तो कारपेंटर क्या करता है, वो जितना कुतर गई है उसको सब निकाल के काट कूट के निकाल के अलग कर देता है और एक फ्रेश पीस वहाँ लगाता है और उसको जोड़ देता है। आपकी तैयार हो गया फर्नीचर दोबारा। तो इसी तरह अगर आप केवल दवा देंगे तो 1 महीने 2 हफ्ते से लेकर 4 हफ्ता दवा पहले फंगस को मारने का काम करेगी। और जब वो धीरे धीरे मर भी रही होगी तब भी वो काट रही होगी, नुकसान कर रही होगी। तो सबसे पहले एक्चुअली क्या है कि ये छोटी जगह पे एक पॉपुलरिटी हो गई, एम्फोटेरेसिन बी लगा दो, एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन लगा दो। और वो 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते इंजेक्शन लगा के हमारे मेडिकल कॉलेज में आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं हालत बिगड़ जा रही है। तो कृपया ऐसा मत करें। जहां पर ऐसा सेंटर है जहां पर ईएनटी सर्जन, खासतौर पर ईएनटी सर्जन सर्जरी करता है या आई सर्जन करता है या न्यूरो सर्जन करता है, ये 3 सर्जन की जरूरत पड़ती है। आपका कहना है कि बजाय इस तरह के लंबे मेडिकेशन प्रोसेस में जाने के सर्जरी पहला सबसे पहले सर्जरी करनी चाहिए। देखिए मैं तो ऐसे सोचता हूं कि रोगी को सबसे पहले फायदा कैसे मिले। भाई रोगी का इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि आप कितने बड़े डॉक्टर हैं, कितनी डिग्री हैं, कितनी आप एकेडमिक्स आती है, कितना आपको एविडेंस बेस्ड नॉलेज आती है। रोगी क्या चाहता है? आराम चाहता है। घर वाले क्या चाहते हैं? मेरे मरीज को सबसे ज्यादा और सबसे कम समय में फायदा हो। तो हो क्या रहा है इस समय, एक पूरा फैल गया है। फंगस आया एम्फोटेरेसिन लगाओ, फंगस आया एम्फोटेरेसिन लगाओ, और फिर कह दिया भाई एम्फोटेरेसिन है नहीं, अब क्या करें। अरे ऐसा नहीं है भाई। सबसे पहले जो दीमक की तरह उसने उस अंग को खा लिया है उसकी सर्जरी करा दो।
सर्जरी कट जाएगी तो 90% फंगस एक दिन में 1 घंटे की सर्जरी में वो बाहर हो जाएगा शरीर से। जी। और आप 2 हफ्ते तक इंजेक्शन लगाते रहे, वो तो फंगस तो कुछ ना कुछ मात्रा में अंदर ही रहा, सब थोड़ी मार देगा इंजेक्शन, एक ही इंजेक्शन लगने से। तो आपने सर्जरी कट के मान लीजिए 70% एरिया काट करके और निकाल दिया खराब वाला, करेक्ट है। तो उसके साथ 70% फंगस भी तो चला गया। Okay. एकदम आपका लोड 1 घंटे की सर्जरी में एकदम 70% लोड कम हो गया। ये चीज लोगों को समझ नहीं है। मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि ऐसा करिए, आप ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल को उल्टा कर दीजिए। मैं तो हमेशा उल्टा, ट्रीटमेंट बाद में। हाँ, पहले सर्जिकल ट्रीटमेंट का ऑप्शन लीजिए। सर्जन और फिर तैयार इंजेक्शन है, पे जाइए। सर्जन कहता हम चाकू लेके तैयार हैं, आप लेटो, तो लेट जाइए भाई, मत दिमाग लगाइए। सर्जन को गंदगी हटाने, अरे घर में कूड़ा है, आप कह रहे हो डिओडोरेंट हमने छिड़क दिया, अरे भाई कूड़ा डिओडोरेंट से थोड़ी चला जाएगा, कूड़ा तो डस्टबिन में भर के बाहर ही निकालना पड़ेगा। आप डिओडोरेंट छिड़के जा रहे हो, खुशबू आने लगी कमरे में, हाँ आने लगी, अरे कूड़ा तो वहीं पर आया, खुशबू आने लगी वो तो अलग बात है। परफ्यूम डाल रहे हो, कहीं डिओडोरेंट डाल रहे हो, परफ्यूम डाल रहे हो। मैं किसी दिन व्यक्तिगत आपका अभिनंदन करने वाला हूं। नहीं, इस तरह की अप्रोच चल रही है कि परफ्यूम डाल रहे हो, डिओडोरेंट डाल रहे हो, स्प्रे कर रहे हो, तो इससे काम नहीं चलेगा। बहुत तो पहले सर्जरी करनी चाहिए, उसके बाद अगर इंजेक्शन नहीं मिला है तो मैंने पोसाकोनाजोल की नाम की दवा बताई, वो इस्तेमाल करिए, आपका मरीज 2, 4, 5 दिन के अंदर एकदम फिट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। आज आपने अपना बहुत ही कीमती वक्त हम सबके लिए निकाला, और आप सबका भी बहुत धन्यवाद बहनों भाइयों। उम्मीद है कि डॉक्टर कुमार विश्वास के सबक और डॉक्टर सूर्यकांत की बताई हुई सलाह दोनों को आप ज़रूर अमल में लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद।